डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है लेसन 14, ये हमारे पिछले लेसन प्रोड्यूसर बिहेवियर की ही कंटिन्यूटी है, जिसके अंदर आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो प्रोड्यूसर है वो लॉन्ग रन के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्शन को करता है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स में है फर्म इन द लॉन्ग रन, रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, इनको हम वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो हमें पता है कि लॉन्ग रन किसी भी फर्म के लिए वही टाइम पीरियड होता है जहाँ पे वो अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर सके, वो तब्दील कर सके। हमने अज्यूम किया था कि शॉर्ट रन ये है कि अगर लेबर और कैपिटल दो फैक्टर हैं तो कैपिटल फिक्स है, तो उसको हम शॉर्ट रन कहते हैं। तो लॉन्ग रन क्या होगा, जहाँ पे लेबर और कैपिटल हम वेरी कर सकें। हमें ये पता है कि जो कोई भी एक फर्म है वो अपना डिसीजन जो है प्रोडक्शन स्केल का या लोकेशन का या इनपुट कम्बिनेशन का, ये उसकी आउटपुट को तब्दील कर सकता है। और अगर आप इसको तब्दील नहीं कर सकते तो आपकी जो आउटपुट है, जो कांस्टेंट आपको मिल रही है, उसमें डिमिनिशिंग रिटर्न भी आ सकती है अगर आप ये डिसीजंस नहीं लेते हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन और रिटर्न टू स्केल से क्या मुराद है? स्केल ऑफ प्रोडक्शन से ये मुराद है कि आप जब इनपुट्स बढ़ाते हैं, हमारे पास हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, दोनों इनपुट्स बढ़ाते हैं जिस भी रेशो से, तो उससे आपकी आउटपुट कैसे बढ़ती है, तो उसको हम कहते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन। और ये तीन तरह का हो सकता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो सकती है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हमारे पास जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप जिस प्रपोर्शन से इनपुट को बढ़ाएंगे, दोनों लेबर और कैपिटल को, उसी रेशो से आउटपुट भी बढ़े। मिसाल तौर पे आपने लेबर और कैपिटल 1% बढ़ाया, ये उसकी रेशो की बात है, आपकी जो आउटपुट है वो भी 1% ही बढ़ जाए, हम कहेंगे ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। और इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे दोनों इनपुट्स और यहाँ पे आउटपुट आ सकती है, तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के साथ। या अगर आप उसको ग्राफिकली यहाँ पे प्लॉट करना चाहें तो ये बिल्कुल इस तरीके से कांस्टेंट उसकी प्रोडक्शन आएगी। अगर आप यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट्स उनकी ले रहे हो और यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं एक्सेस के ऊपर, तो ये इस वाले जोन को हम कहेंगे। इसी तरीके से ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो सकता है, जो कि नाम से जाहिर है कि अगर आप 1% इनपुट अपनी बढ़ाते हैं तो आपकी आउटपुट 1% से ज़्यादा बढ़ेगी, 2%, 3%, तो उसको हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। और इसी तरीके से डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है कि आप अगर 1% बढ़ाते हैं, प्रोपोर्शनल चेंज करते हैं लेबर और कैपिटल को, तो आउटपुट जो है वो उससे कम बढ़ती है, यानी लेस देन 1% बढ़ती है, तो उसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो ये जो है ग्राफ यहाँ से बिल्कुल ही वाजे है कि अगर हम उसको बढ़ाएं अपनी इनपुट्स को, तो अगर वो इनपुट्स को जिस हिसाब से बढ़ा रहे हैं रेशो में, आउटपुट उससे ज़्यादा बढ़े तो इंक्रीजिंग है, अगर वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़े तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, और अगर वो डिक्लाइन करे तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। और इसी तरीके से यहाँ पे ग्राफ से वाजे है कि अगर टोटल आउटपुट यहाँ पे प्लॉट करें तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वाले जो प्रोडक्शन है टोटल, उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा जिसकी में उसकी स्लोप इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट नज़र आ रही है, और यहाँ पे इसकी स्लोप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट नज़र आ रही है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी और कम्बिनेशन मैनेजमेंट कैसी है, ये सारे फैक्टर ही उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एक कंसेप्ट है रिटर्न टू स्केल का जो हमने देखा है, लेकिन इसके साथ है रिटर्न टू फैक्टर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था लेसन 13 में, कि अगर आप शॉर्ट रन के अंदर है, कैपिटल आपका फिक्स है, तो अगर आप उसके ऊपर बढ़ाते जाएंगे लेबर को, तो फिर एक ख़ास लेवल के बाद उसकी जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो रिटर्न टू फैक्टर से क्या मुराद है, किसी एक फैक्टर की यानी लेबर की या जो भी आप वेरिएबल फैक्टर ले रहे हैं। और रिटर्न टू स्केल से क्या मुराद है, ऑल आपके पास जितने भी फैक्टर्स, और ऑल में हमने क्या लिए हुए हैं, लेबर और कैपिटल लिया हुआ है। तो रिटर्न टू फैक्टर से वहां पे क्या मुराद थी, सिर्फ लेबर, और यहाँ पे रिटर्न टू स्केल से क्या मुराद है, लेबर एंड कैपिटल बोथ। और इसमें ये अंडरस्टूड है कि एनर्जी भी लग रही है, रॉ मटेरियल भी लग रहा है, मैनेजमेंट भी अपनी जो है सर्विसेज दे रही है, अपॉर्चुनिटी कास्ट इंटरप्रेन्योर अपना जो टाइम वहाँ पे दे रहा है वो भी ये कंसिडर हो रहा है। ये इम्प्लिसिट है क्योंकि हमने अस्यूम किया कि रैशनल कंज्यूमर है और वो हमारा प्रोड्यूसर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हुए। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंसेप्ट आ जाता है लॉन्ग रन के अंदर, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। जब फर्म लोकेशन और साइज के हवाले से जब वो डिसाइड करती है तो उसको रॉ मटेरियल कहाँ लेना है, कहाँ से मिलेगा, मार्केट एक्सेस कैसे होगी जो हम पैदा कर रहे हैं, लेबर अवेलेबिलिटी क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सारी फर्म को कॉस्ट आती हैं
डिफरेंट तरह की। कुछ इंटरनल हो सकती हैं, यानी रॉ मटेरियल, एनर्जी और लेबर की हायरिंग, कुछ एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। तो ये सारी उसकी जो एवरेज कॉस्ट है उसको इफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, अगर आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और अगर आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ने लग जाए तो उसको कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर तो प्रोडक्शन की वजह से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सामना है तो उसको हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल फर्म का डिसीजन है, ये इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। जबकि एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हो सकती है, वो ये होगी कि आप इंडिविजुअल फर्म अपनी वही प्रोडक्शन को जो है अब वो महंगा पैदा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, तो अब पहले जो फर्म पैदा करी वो अभी भी उतना ही पैदा करेगी, लेकिन उसको हम कहेंगे ये एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। फर्म ने अपनी आउटपुट को चेंज नहीं किया, वो यहाँ पे थी, यहाँ पे थी या यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ें ही महंगी हो गई। तो ये फर्म के डिसीजन की वजह से नहीं हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इंटरनल क्या है, फर्म अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए तो अगर तो कॉस्ट बढ़ जाए तो उसको कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और अगर वो कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं, यानी इस पॉइंट से अगर वो यहाँ पे आ जाए तो उसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर यहाँ से वो ऊपर चली जाए कॉस्ट पर यूनिट एवरेज कॉस्ट तो उसको कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ये बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, यानी एफिशिएंट प्रोडक्शन अगर फर्म कर या मार्केट की ग्रोथ हो जाए तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकती है। ये जो एक्सटर्नल की मैंने एग्जांपल दी है, ये जो हमारा ग्राफ है ये सिर्फ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कंसिडर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी यही होगी कि ये ग्राफ अगर यहाँ से नीचे शिफ्ट हो जाए, यानी आप इसको पहला समझ लें और इसको दूसरा समझ लें कि ऊपर से नीचे आ जाए, तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहेंगे एक्सटर्नल, और ये इस वाले में डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को शो किया गया है। और इसी तरीके से जो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है इसमें मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हो रही है या मार्केट इनएफिशिएंसी है, जैसे मैंने बताया लेबर या रॉ मटेरियल महंगा हो जाए मार्केट एक्सेस के हवाले से, या कोई ऑयल प्राइस शॉक लग जाए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि फिर पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। इसी तरीके से एक हमारे पास कंसेप्ट है वो है ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स का, यानी हम पैदा कर रहे हैं लेबर और कैपिटल की बात कर रहे हैं, और तो उसके अंदर गिवन टेक्नोलॉजी हम अज्यूम कर रहे हैं, तो उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इनपुट की जो हम मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हैं उनके कम्बिनेशन से। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं टेक्निकल एफिशिएंसी, जहाँ पे दोनों की जो मार्जिनल प्रोडक्ट्स हैं कैपिटल और लेबर दोनों की वो इक्वेट हो उसकी प्राइस प्राइस रेशो के हवाले से, यानी ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और ये उनकी प्राइस है, यानी प्राइस ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ लेबर, जिसको हम इंटरेस्ट और इसको वेज भी कहते हैं। तो ये इन दोनों के ये जब इक्वालिटी होल्ड करेगी हमारी, तब हम कहेंगे कि ये टेक्निकल एफिशिएंसी है, यानी हम जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है उनको यूज करके जो है फ्यू इनपुट्स लगा रहे हैं ताकि हम जो है गिवन लेवल ऑफ आउटपुट ले सकें। इसी तरीके से हमारे पास एक इकोनॉमिकली एफिशिएंट होने का भी कंसेप्ट होता है, और वो ये होता है कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज द मेथड दैट प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट की बात करती है, जबकि ये वाला जो है यहाँ पे हम फ्यूअर इनपुट्स की बात करते हैं, यानी टेक्निकल एफिशिएंसी एक किस्म की ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जबकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है कि आप कम से कम कॉस्ट में पैदा करें, जबकि ये आपने खुद से मेहनत करके जो है, यानी कम्बिनेशन ही ऐसा इनपुट्स का लेना है कि जो आपको सस्ता पड़े। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि अगर हमारी ये रेशो बराबर ना हो तो फिर क्या फर्म करेगी कि फर्म जो है अपनी जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हाई है लेबर की, अगर ये रेशो हाई है तो इसका ये मीनिंग है तो वो लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा हायर करेगी एज कंपेयर टू कैपिटल, यहाँ तक कि ये इक्वालिटी होल्ड कर जाए। ये रैशनल जो प्रोड्यूसर है ये इस चीज़ को समझता कि हमने यहाँ तक प्रोडक्शन करनी है, और टेक्निकल एफिशिएंसी जो है हमें एक गिवन लेवल आउटपुट को पैदा करने में जो है वो कॉस्ट को कम करती है। अच्छा, ये एक डिफरेंट जो मार्केट स्ट्रक्चर हैं, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली जो कि आगे आएंगे, उसमें से जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर ये टेक्निकल एफिशिएंसी का जो अंसर है वो हायर होता है, प्राइसेस लोअर होती हैं, हाई लिविंग स्टैंडर्ड होता है, यानी परफेक्ट कंपटीशन
एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू कि मोनोपोली टाइप प्रोडक्शन की जाए फर्म्स की, और ये आगे आ जाएगा। लेकिन टेक्निकल एफिशिएंसी के हवाले से मोनोपोली में सबसे कम होती है टेक्निकल एफिशिएंसी, जबकि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। और ये इनपुट कम्बिनेशन हमें जो है इसको सर्च करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन कितनी हो सकती है लेबर और कैपिटल में, ज़ाहिर है वो भी एक लिमिटेड वे में होती है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। ये जो कंसेप्ट हैं आइसो कॉस्ट लाइन और ऑप्टिमल इनपुट कम्बिनेशन के, ये हम नेक्स्ट लेसन के अंदर भी इनको कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।